दुनिया का कोई भी रिश्ता तब तक ठीक ठाक चलता है जब तक उसमें झूठ, फरेब और लालच ना भरी हो। जिस दिन झूठ, फरेब और लालच उस रिश्ते में घर कर जाती है, वो धीरे धीरे रिश्ते टूटने लगते हैं और एक दिन वो आ जाता है जिस दिन वो रिश्ते बिखर जाते हैं और रिश्तों को बिखरने की वजह से इतना बड़ा कांड हो जाता है जिसे वो व्यक्ति कभी सोच भी नहीं पाता। दोस्तों, आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर एक पति अपनी पत्नी के साथ बड़े आराम से रहता है, इनका एक बेटा भी हो जाता है और कुछ दिन के बाद ही इनकी आपस में अनबन होने लगती है और इतनी ज़्यादा अनबन हो जाती है, जो उसकी दुल्हन होती है वो अपने बेटे को लेकर इससे अलग रहने लगती है। इधर जो पति होता है वो इतना तन्हा हो जाता है, वो दूसरी शादी कर लेता है। उसके बाद पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके बाद जो होता है वो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो उसका छोटा भाई होता है, जो उसकी दूसरी दुल्हन आती है, उसके साथ उसका विवाह हो जाता है और उसके बाद जो होता है पैसे की लालच के लिए इतना बड़ा कांड कि उस महिला को सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर दिया जाता है, जो पहली महिला होती है। दोस्तों, उसके साथ आखिरकार क्या हुआ था, किस वजह से उसको इस दुनिया से विदा किया था, अगर आप भी पूरा मामला जानोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक जिला पड़ता है भरतपुर और इसी का नवदई कस्बा है। यहाँ पर एक सुधा चौधरी नाम की औरत, जिसकी उम्र 36 साल होती है, उसके पति का नाम पुष्पेंद्र होता है, जो सीआरपीएफ का जवान होता है। इनका एक बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 17 साल होती है। बेटे का नाम अनुराग होता है। 24 जून 2023 का मामला होता है, जब माँ बेटे दोनों एक स्कूटी पर बैठकर आ रहे होते हैं। कासगंज रोड के पास एक मंदिर पड़ता है, वहीं पर सामने से इनके एक बाइक आकर रुकती है और बाइक पर दो लोग सवार होते हैं। दो लोगों में से एक व्यक्ति इस महिला के ऊपर ताबड़तोड़ गोली चला देता है और गोली चलाने के बाद वो लोग वहां से चुपचाप फरार हो जाते हैं। बेटा भी सोच नहीं पाता कि मैं करूं तो क्या करूं। इधर जो महिला होती है वो भी नहीं सोच पाती, वो वहीं पर तड़फने लगती है। आनन फानन में ही लोगों की वहां पर भीड़ जम जाती है। उसके बाद उस महिला को नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहां जाकर जब डॉक्टर साहब इसका उपचार करते हैं तो पता चलता है इसको 2 गोलियां लगी हैं और इस महिला की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस भी मौके पर होती है। पुलिस इस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाती है। इधर जो इसका बेटा होता है, जिसका नाम अनुराग होता है, उससे भी पूछताछ की जाती है। तो बेटा यही कहता है कि 2 लोग थे, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन उनके चेहरे पर जो गमछा लपेट रखा था उसकी वजह से मैं उनको पहचान नहीं पाया। उसके बाद पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाती है। लगभग 20 से 22 घंटे का समय बीत जाता, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। पुलिस दोबारा इस अनुराग के घर का रुख करती है और इसके घर जाकर जब इससे पूछताछ की जाती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है, तो ये लड़का कहता है कि हाँ, मेरा एक चाचा है जिसका नाम मनोज चौधरी है, मुझे उसके ऊपर पूरा शक नहीं, यकीन ही है कि उसने ही मेरी माँ के साथ ऐसा कराया होगा। उसके बाद पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए मनोज चौधरी के घर का रुख करती है और जब वहां जाकर देखा जाता है तो मनोज चौधरी वहां से पहले ही फरार हो जाता है। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है कि कहीं ना कहीं मनोज का ही इस सब में हाथ। के बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगती है, अपने खबरियों को काम पर लगाती है। मात्र 24 घंटे के अंदर मनोज को, यानी 25 जून को मनोज को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब मनोज से पूरी डिटेल में पूछा जाता है तो मनोज भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है और सारा वाकया एक रटे रटाए तोते की तरह बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, ये कहानी आज से 18 साल पीछे से स्टार्ट होती है। 18 साल पहले जो मेरी भाभी होती है सुधा चौधरी, उसकी शादी मेरे भाई पुष्पेंद्र से हो जाती है। शादी होने के बाद दुल्हन घर पर आ जाती, बड़े ही अच्छे से कामकाज चलने लगता है। 1 साल ही बीतता है। 1 साल के बाद हमारे घर में खुशी आ जाती है। जो मेरा भतीजा है अनुराग, वो पैदा हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है। लगभग 6 से 7 महीने और बीतते हैं। यहाँ पर जो मेरी भाभी है और भैया है उसके बीच में लड़ाइयाँ होने लगती हैं।
लड़ाइयाँ इस कदर आगे बढ़ने लगती हैं। जो मेरी भाभी होती है वो अपने बच्चे को लेकर अपने मायके में चली जाती है। जहाँ होती है उत्तर प्रदेश के हाथरस की रहने वाली होती है, वो अपने बेटे को लेकर उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंच जाती है और वहीं लगभग 1 से 1.5 साल का समय बिता देती है। वो इंतजार में होती है कि कब तेरा पति तुझे मनाने के लिए आए, लेकिन पति यहाँ पर उसे मनाने के लिए नहीं आता और ना ही पत्नी उसके पास जाती। फिर दोनों के बीच में इस तरह से झगड़ा होने लगता है, दोनों तलाक के कागज बनवा लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और जो सुधा होती है वो भी नदवई कस्बा में आ जाती है और वहां जाकर एक बिजनेस स्टार्ट करती है, अपने बेटे को वहीं लेकर रहने लगती है। और धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है। पुष्पेंद्र होता है इस सुधा का पति, वो दूसरी शादी कर लेता है और जिस लड़की से शादी करता है उसका नाम होता है सुशीला चौधरी, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा की रहने वाली होती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और इधर जो सुशीला चौधरी होती है उस पर भी एक लड़का हो जाता है, जिस लड़के का नाम श्रवण रखा जाता है। धीरे धीरे और समय ऐसे ही बीतता है और साल 2022 आ जाता है। जैसे ही साल 2022 आता है तो साल 2022 में इस पुष्पेंद्र की मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद जो पत्नी होती है सुशीला चौधरी और उसके जो बच्चे होते हैं वो अनाथ होकर रह जाते हैं। अब घर वालों को भी चिंता होने लगती है और इसी पुष्पेंद्र का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम मनोज चौधरी होता है। मनोज के साथ इसकी शादी करा दी जाती है। अब शादी के बाद ये पति पत्नी हो जाते हैं और पति पत्नी होने के बाद ये दोनों के दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। मनोज चौधरी भी यहाँ पर लालच के वशीभूत होकर इससे शादी करता है। वो चाहता था कि जो मेरा भाई है पुष्पेंद्र, उसकी जो सरकारी सर्विस है उसके पैसे मेरी भाभी को मिल जाएंगे और भाभी को मिलने के बाद वो सारा पैसा तेरा होगा, इसलिए तू इससे शादी कर ले। उसके बाद होता यहाँ पर कुछ उल्टा है। यहाँ पर इसको पैसे ना मिलकर जो इसकी पहली पत्नी होती है सुधा चौधरी, उसको पहली किस्त आ जाती है। अब यहाँ पर जो देवर होता है मनोज चौधरी बहुत ही ज्यादा क्रोध में आने लगता है और क्रोध में आने के बाद इधर उधर की बहुत सारी बातें करने लगता है। फिर वो अपने मन में ठान लेता है कि क्यों ना सुधा चौधरी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। जब सुधा चौधरी मर जाएगी तो इसका जो बाकी पैसा होगा वो सारा का सारा इसकी दूसरी पत्नी सुशीला को आ जाएगा और जो सुशीला का बेटा होगा सरबन, इसे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो सोच रहा था वो ऐसा होता नहीं है। उसके मनोज चौधरी अपनी भाभी सुशीला को रास्ते से हटाने के लिए एक सुपारी किलर की जांच पड़ताल में लग जाता, लेकिन कहीं से भी इसको ऐसा कोई सुपारी किलर नहीं मिलता। उसके फिर ये सुशीला चौधरी के भाइयों से मिलता है, मथुरा जाता है। वहां पर सुशीला चौधरी के 2 भाई होते हैं, एक का नाम माधव और दूसरे का नाम शिशुपाल होता है। दोनों भाइयों से मिलता है और दोनों भाइयों से मिलकर वो यही कहता है कि जो पैसा है वो सारा का सारा सुधा चौधरी और उसके बेटे को मिल जाएगा, यहाँ पर हम बेकार होकर रह जाएंगे। क्या यहाँ पर कोई सुपारी किलर मिल सकता है जो सुधा को रास्ते से हटा दे? अगर सुधा मर जाती है तो पैसा सुशीला के अकाउंट में आ जाएगा और सुशीला के बेटे को भी नौकरी मिल जाएगी। इस पर जो सुशीला के भाई होते हैं दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं और वो एक नाबालिग को सुपारी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर जो अपने जीजा से वो 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं कि हमें 5 लाख रुपए चाहिए, उसके बाद उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। यहाँ पर सौदा तय कर दिया जाता है और 24 जून 2023 का दिन रखा जाता है। 24 जून 2023 को जब सुधा चौधरी अपने कामकाज से वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसका बेटा उसे लेने के लिए पहुंच जाता है, जिसका नाम अनुराग होता है। वो उसे स्कूटी पर बैठाता है और स्कूटी पर बैठाकर वहां से अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जो शिशुपाल होता है वो अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ वहां पर पहले से ही इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही वहां से कासगंज रोड पर एक मंदिर के सामने ये पहुंचते हैं, इनके सामने दूसरी बाइक आकर रुक जाती है जिस पर शिशुपाल बैठा होता है, उसका नाबालिग एक दोस्त बैठा होता है। जब तक ये महिला और इसका बेटा को समझ पाए वो लड़का इन पर ताबड़तोड़ गोली चला देता है। जो महिला होती है उसके ऊपर 2 गोली चलाई जाती है और महिला वहीं पर ढेर हो जाती है। उसके बाद ये यहाँ से चुपचाप फरार हो जाते हैं और जो मनोज चौधरी होता है उसके पास फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि हमने अपना काम कर दिया है और मनोज चौधरी भी अपने घर से फिर फरार हो जाता है। दोस्तों, जब पुलिस भी पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी एक बार के लिए दंग हो जाती है, एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार लालच के वशीभूत होकर इंसान किस तरह से अपने इतने अच्छे रिश्तों को भी तार तार कर जाता है।
तो दोस्तों इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? दोस्तों अभी फिलहाल के लिए पुलिस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल के अंदर भेज दिया है। तो इस घटना पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।